यहाँ पे क्या नाम है उनका जीएस रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 13 तक कोई प्रॉब्लम नो। तो ये अब ना थोड़ी देर चलो तुम अपनी किताब बंद करो, मेरी बात सुनो। क्यू लाइन्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्कस कर रही है हमने, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस घेर मध्य बिटवीन क्यू लाइन्स। तो दो क्यू लाइन्स बेटा कैसे ड्रॉ करोगे? पहले तो हम इस प्लेन बोर्ड के ऊपर वो दोनों लाइनें ड्रॉ ही नहीं कर सकते। 1 मिनट के लिए मान लो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, आप भी सोचो कि चलो हमने 1 मिनट के लिए ड्रॉ कर दी लाइन। तो जैसे एक लाइन ये हुई और दूसरी लाइन हम ये मान L1 एंड इस लाइन है L2। इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? यहाँ तो बोर्ड पे तो समझाई नहीं जा सकती दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो उसके लिए आप ये हेल्प ले सकते हो। मैं इनको बता रहा था अभी तुम्हारे आने से पहले कि ये इस तरह से मेरे पास पड़ी थी, 2 पट्टियाँ सी, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, और ये ऐसे पास हो रही है तो हम उनको स्क्यू लाइन्स बोलेंगे, ना एक दूसरे को टच कर रही है ना एक दूसरे को पैरेलल है। और यहाँ पे इन सब की सबसे छोटी डिस्टेंस है, जैसे आप इधर बढ़ोगे तो ये डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पीछे आओगे तो अभी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। सबसे कम डिस्टेंस यहाँ है, और जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है SB नाम दे दूंगा मैं इसको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जिस साइड जहाँ से जिस लाइन के थ्रू हम इसको मेजर करेंगे ये दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर होगी, फर्स्ट लाइन पे भी सेकंड लाइन पे भी। आप देख सकते हो ये जो थ्रेड है ये दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आप ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे जब आपको इन दोनों लाइनों की इक्वेशन दे रखी है। तो इसको मुझे बार बार उठाना पड़ेगा। तो पहले तो सपोज करो जैसे हम ले लेते हैं कि मान लो ये वो है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर है। तो वी नीड टू फाइंड दिस वन, हमने ये निकालनी है, ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। आपको लग नहीं रहा है यहाँ पे, बट दिस इज परपेंडिकुलर। और जो दो लाइन है हमारी, फर्स्ट लाइन दिस इज R इक्वल टू, लेट मी कॉल दिस इज A प्लस क्या नाम दे दी A1 प्लस क्या ले दें लैम्डा V। A1 क्या है? A1 और B1 इसी बात पे जोर दिए, 2 लेक्चर से इसी बात पे चले गए मेरे। तो A1 क्या मतलब होता है? दैट इज द पॉइंट थ्रू व्हिच दिस लाइन इज पास आउट। मान लो A है और उसका पोजीशन वेक्टर को किससे निकाल दिया? A1 से। और B1 क्या है? दैट इज a parallel vector to the first line। तो parallel vector to the first line, उस वेक्टर को हम लाइन के ऊपर भी ले सकते हैं, लाइन के पैरेलल भी कहीं ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हो। तो 1 मिनट के लिए मैं मान लो यहीं पे ले लूँ इसको, चलो ये B1 है हम B1। तो दूसरा भी ऐसे ही होगा भाई, ये पॉइंट B मान लिया और इसके दूसरी लाइन का उसका जहाँ से पास हो रहा है वो सेकेंड लाइन। R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं उसको? A2 प्लस म्यू, कोई दूसरा स्केलर कांस्टेंट ले सकते हो, साथ में क्या ले लो जी B2। तो A2 पोजीशन वेक्टर का पॉइंट थ्रू व्हिच दिस लाइन इज पास आउट, और इसके पैरेलल जो वेक्टर है भाई वो तुम्हारा B2 हो जाएगा। B1 B2 से इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल जाते हैं हमें, B1 I B2 जैसे करके। तो जो भी आता है चलो वो हम बाद में देखते हैं। अब इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैसे निकाला जाए? दे तो रखा है मेरे को क्या, A और B के कोऑर्डिनेट पता है मुझे, क्योंकि A1 और A2 पता है, और B1 और B2 पता है, यानी कि दोनों लाइनों के डायरेक्शन रेशियो पता है। इतना जितना नॉलेज है मेरे को, इसकी हेल्प से मैं ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालूँ। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ है 5 मीटर 4 मीटर 2 मीटर, तो ये लेंथ कैसे निकले? तो इसको पहले तो ये समझिए कि अगर हम बात कर रहे हैं B1 और B2 की, जो पैरेलल वेक्टर्स हैं, देखिए जरा ये 2 लाइन हैं। सपोज करो वो जो B1 वेक्टर है मेरा वो यहाँ पे, ये नीचे वाला कौन सा है? B2, और ये B1 है, दिस वन इज B1। तो आप पहले तो ये देखो ध्यान से कि जो B1 और B2 है उनका B1 इधर है B2 इधर है, उनका दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरफ बनेगा, क्योंकि B1 क्रॉस B2 करता हूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम वेक्टर का करते हैं तो दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो इधर आएगा जहाँ मेरा पेन है, और जहाँ मेरा पेन है उधर ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यस,
हमें बोर्ड पे नजर नहीं आएगी वो बात, हमें तो लगेगा कि B1 और B2 यहाँ है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो इसके अलोंग कैसे होगा। तो B1 और B2 को ध्यान से देखिए, जो लाइन के ऊपर हैं या लाइन के पैरेलल हैं, जैसे भी तो लाइन के ऊपर ही बना दी मैंने। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा B1 क्रॉस B2 दैट इज अलोंग द डिस्टेंस, अलोंग द लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग। तो अगर मैं B1 क्रॉस B2 करता हूँ तो दिस इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट लाइन एज वेल एज सेकंड लाइन। देखिए जरा ध्यान से, ये B1 है, ये B2 है, और नजदीक मिला लूँ, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ये ऊपर B1 है, नीचे B2 है, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो ऐसे ही जाएगा। तो जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग ही जा रहा है। तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर है दोनों लाइनों पे, तो इसलिए जो B1 क्रॉस B2 है दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू फर्स्ट लाइन एज वेल एज सेकंड लाइन। ध्यान से सुने मेरी बात, B1 क्रॉस B2 दिस इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट लाइन एज वेल एज सेकंड लाइन। देखो दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तो दोनों लाइनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक वेक्टर B1 क्रॉस B2 के अलोंग हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सॉरी एस का जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज अलोंग B1 क्रॉस B2। ओके, बस इसमें कंफर्म बात ये कि ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। अब तुमने ठीक है ये देख लिया B1 क्रॉस B2 सारा कुछ है इसमें, ऐसे कर लिया। अब इन एक वेक्टर बनाओ AB से, जैसे ये A और B को ज्वाइन कर दूंगा तो AB से एक वेक्टर बन जाएगा। अब ये A और B कहाँ है, सपोज करो यहाँ पे A है और यहाँ पे पॉइंट दूसरा B आ गया, तो A और B को ज्वाइन कर दूंगा, ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, एक वेक्टर बन जाएगा AB। और इस AB वेक्टर को तुम क्या नाम दे सकते हो, दिस इज व्हाट, क्या लिख सकते हो इसे, A2 माइनस A1, अरे कोएफिशिएंट ऑफ B माइनस कोएफिशिएंट ऑफ A, ऐसे तो बनेगा। तो AB वेक्टर तो यहाँ हुआ भाई, ये AB वेक्टर है, दोनों को मिलाया एक वेक्टर तो ये हो गया, इसको ऐसे बना लो ऐसे बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा वेक्टर B1 क्रॉस B2 हुआ दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस। ये फिर से समझिए, थोड़ा सा है पेचीदा सा, ये है तुम्हारा B1 क्रॉस B2 और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी इसके ऊपर ही है, और यहाँ पे तुम्हारा वेक्टर है AB, दिस इज वेक्टर AB। तो मुझे आप सिर्फ इतना बताओ, AB वेक्टर, ये जो पेन है, इस AB वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल लो किसके ऊपर, B1 क्रॉस B2। AB वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ना, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर, हमने वेक्टर वाले चैप्टर में किया था। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AB ऑन व्हाट, B1 क्रॉस B2। ये जो AB का प्रोजेक्शन है किसके ऊपर निकालना है, B1 क्रॉस B2 पे। तो आपको पता है प्रोजेक्शन का क्या डेफिनेशन होता है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर B दे रखा है, उसके ऊपर यहाँ पे कोई वेक्टर A है, और मैं कहूँ कि A का प्रोजेक्शन B पे निकालिए, तो फॉर्मूला तो जो भी होता था उसको तो वो तो हमें पता है। प्रोजेक्शन का मतलब, प्रोजेक्शन ऑफ A और B का मतलब होता था A डॉट B डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B, ऐसे होता था। लेकिन प्रोजेक्शन मीन्स व्हाट, क्या होता था वो, कि A वेक्टर की शैडो B वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर कितनी पड़ती है, लेंथ ऑफ शैडो वेक्टर A ऑन वेक्टर B परपेंडिकुलरली लेंथ कितनी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता था दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। तो जब मैं उधर से AB वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल लूँगा, AB वेक्टर का प्रोजेक्शन किसके ऊपर, B1 क्रॉस B2 पे, क्योंकि B1 क्रॉस B2 की डायरेक्शन उधर होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, नीचे भी हो सकती है, क्योंकि वो तो B1 और B2 के परपेंडिकुलर होगी, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। तो जब प्रोजेक्शन निकाल लूंगा तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है परपेंडिकुलर आना चाहिए। और जब आप इस AB वेक्टर का प्रोजेक्शन B1 क्रॉस B2 पे निकालोगे भी, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ही तो आएगा, और ये क्या है पहले से परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल सी बात हुई। तो देयरफॉर वी कैन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो फ्यू लाइंस के बीच की, दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, हाँ जी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी बेटा, ये ए बी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्शन हुआ ऑन B1 क्रॉस B2, ऑन B1 क्रॉस B2। एक छोटी सी बात समझानी थी बस मुझे ये, नहीं तो कहीं प्रोजेक्शन का जिक्र भी नहीं आता, हम सीधा फॉर्मूला रखते हैं, वैल्यू रखते हैं और कर देंगे। अभी तुम तो करोगे तो ऐसे, बट एक बार मुझे फर्ज तो बनता है मैं तुम्हें बताऊँ।
अब प्रोजेक्शन में ये प्रोजेक्शन, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि अगर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन तुम v1 क्रॉस v2 पे लेके आओगे तो AB से 90 डिग्री पे आना चाहिए। वो ये दोनों 90 डिग्री के हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 90 डिग्री का होता है। और प्रोजेक्शन का क्या फार्मूला होता है, फिर लगाओ। हाँ जी, क्या होता है, AB डॉट v1 क्रॉस v2, v1 क्रॉस v2 ये वेक्टर है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v1 क्रॉस v2। और क्योंकि बेटा ये ऊपर ये डॉट प्रोडक्ट है, AB डॉट v1 क्रॉस v2, तो डॉट प्रोडक्ट में भी नेगेटिव, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसको अभी क्या ले सकते हैं, मॉडुलस। दैट्स ऑल, ये हमारा z है टोटल। इसमें AB को तुम ठीक ठाक करना चाहते हो तो कर लो। AB को क्या लिख सकते हो, दिस इज व्हाट A2 माइनस A1, तो दिस इज A2 माइनस A1 डॉट V1 क्रॉस V2 और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V1 क्रॉस V2। तो दिस प्रोजेक्शन इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका नाम भी ऐसे ही रख देते हैं हम, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करते हैं इसका। तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे तुम हो ही इतने इंटेलिजेंट बच्चे। लिख लो, इसका लिखना डायग्राम बुक में भी बना हुआ है, बट अगर यहाँ से भी चुराना चाहते हो तो पेन, लेकिन इसको ये चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ ये समझ में आना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, हमने वहाँ से प्रोजेक्शन निकाला। टू फास्ट ये वो डायग्राम के साथ ये चीज है बस, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AB ऑन V1 क्रॉस V2। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी में से तुम्हारी बुक में से क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये सारे ऐसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, दो लाइनों में दे रखी हैं, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, he said कहते हैं R इज इक्वल टू I प्लस 2J प्लस K। क्वेश्चन नंबर 14 है, और प्लस लैम्डा इंटू I माइनस J प्लस K। दिस इज फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन इज 2I माइनस J माइनस K प्लस म्यू इंटू, सेकेंड लाइन है हमारे पास 2I प्लस J प्लस 2, 2I प्लस J प्लस 2K। तो इन दोनों लाइनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। कितनी चीज जो बताना भूल गए, पहले बता ही देता हूँ। हो गया, लिख लिया। अब जरा सुनो मेरी बात। जैसे ये अब जो भी आएगा, सपोज करो किसी क्वेश्चन का आंसर 10 आ जाता है, 5 आ जाता है, इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसकी 10 या 5 आ गई। दोनों लाइनों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस 5 आ गई, ये डिस्टेंस 5 है। अगर सपोज ये डिस्टेंस 0 आ जाए, कभी तुम डिस्टेंस निकालो ये डिस्टेंस 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे के
टच में आ गए। जब एक दूसरे के टच में आ गए तो हम कह सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, या लाइन आर कोप्लेनर, एक प्लेन में लाइन चली गई। अगर ये दोनों लाइन इस प्लेन में गिरा दूँ तो टच करते ही जाएंगे फिर तो इंटरसेक्टिंग से भी ज़्यादा बार ये वर्ड लिखा होगा कोप्लेनर। चेक करो वेदर लाइंस आर कोप्लेनर और नो। तो कोप्लेनर तब होंगी जब दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो, लाइंस आर कोप्लेनर, या उसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज इंटरसेक्टिंग, कोप्लेनर या इंटरसेक्टिंग इफ इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिकम 0, अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाए। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होने का मतलब क्या होगा, ये क्वांटिटी 0 हुई तो इट मींस A2 minus A1 dot B1 cross B2 that is equal to 0। ये A2 minus A1 dot B1 cross B2, ये डिनोमिनेटर का फिर जब 0 है तो 0 ही हो जाएगा। तो दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। इट इज रिक्वायर्ड कंडीशन, इट इज it is required condition for coplanarity of two lines। दो लाइंस की कोप्लेनरिटी अगर डिस्कस करनी हो तो हमें बताना पड़ेगा कि ये डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाए। तो नाउ क्वेश्चन, इसमें दो लाइनें दे दी आपको और आपसे पूछा गया इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो आपका काम है, पहले ही आप जो हम फॉर्मूला लिख रहे थे, जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, ये मॉडुलस ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये है। तो बेटा इसके लिए A1 A2 B1 B2 निकालो पहले। तो मुझे आप बताएंगे यहाँ से A1 क्या दिख रहा है आपको, I प्लस 2J प्लस K। B1 क्या नजर आ रहा है, I माइनस J प्लस K। और A2 क्या नजर आ रहा है, 2I माइनस J माइनस K। और B2 नजर आ रहा है हमें 2I प्लस J प्लस 2। तो अब उसके बाद तो चोरी करनी है, वहां से वैल्यू रखो और बात खत्म। तो A2 माइनस A1, तो देखो इसको A2 माइनस A1 घटा दो, I माइनस 3J और माइनस 2। ये दूसरा काम B1 क्रॉस B2, हालांकि हमें लग रहा है B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, ये B1 क्रॉस B2 यूनिट वेक्टर भी हो जाएगा, बट हम पहले अलग से B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हो आप, और तुम्हें ये भी लगता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो सिलेबस से हट गया, नहीं तो B1 और B2 के बीच में क्रॉस है जबकि यहाँ डॉट है, तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कहीं लिखा तो नहीं हुआ, नहीं तो ये टॉपिक बिना हटा दिया हो, क्योंकि स्केलर ट्रिपल, बट हम इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हिसाब से करेंगे ही नहीं। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हो, IJ के B1 1 माइनस 1 1, B2 2 1 और 2। आप बस उस फॉर्मूले पे टिके रहो, और ये उसके लिए है कंडीशन कोप्लेनर लाइंस के लिए। हाँ जी, सॉल्व करो। दिस इज व्हाट, -2 -1 फिर -J, देन 2 - 2 0 हो जाएगा, फिर प्लस K, दिस इज 1 + 2, so we left with -3I और प्लस कितना है, ये 0J लिखना, लिख लो आपकी मर्जी। फिर इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, देखो वहाँ पे सारी चीज़ें पहले निकाल लो। तो 9 + 9 क्या लिख सकते हो, 3√18 आ जाए। फिर ये क्या होगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये क्या होता है, आई होप कर सकते हो आप, वैसे तो मेरे पास सीधा सीधा तरीका है। ये तुम्हारे पास कहाँ से A2 माइनस A1, ये दिस वन इज A2 माइनस A1 एंड दिस इज व्हाट B1 क्रॉस B2, तो दो प्रोडक्ट कर सकते हैं, करिए।
1 -3, दिस इज व्हाट -3, फिर जे वाला तो आएगा ही नहीं, और -2 और दिस इज व्हाट -2, so it is -9। तो तुम्हारे पास सारी चीजें होंगी जो जो वहाँ चाहिए ना। therefore यहाँ लिख दो, therefore shortest distance का फॉर्मूला, and this is what a2 minus a1 dot b1 cross b2, this is what -9, और मॉडुलस तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों लिखा था हमने, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव हो जाता है लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी। और मैग्नीट्यूड ऑफ b1 cross b2, दिस इज 3√2, so that is 9 divided by 3√2, so this is 3/100, this is your short। अगर ये डिस्टेंस 0 आ जाती तो लिख देते लाइन आर कोऑर्डिनेट। तो इनमें आपको पहले ये चार चीजें सिलेक्ट करो, उसके बाद आप फॉर्मूला होगा तुम्हारे सामने तो उसमें से देखते जाओ क्या क्या चीजें क्या हमें जरूरत है, वो निकाल के चले जाएंगे, बाद में जाएंगे। कोप्लेनर का बीच बीच में केस आता रहेगा, चेक करो कोप्लेनर है कि नहीं है, उसके लिए डिस्टेंस 0 दिखा देंगे। एक पॉइंट इसमें बीच में और बनता है, जरूरी नहीं है लाइन को स्क्यू हो, लाइन कई बार पैरेलल हो जाती हैं जैसे रेलवे ट्रैक, और कहता है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। यही जो दो लाइन स्क्यू लाइन बना दी थी, अगर ये स्क्यू लाइन ना बनाए बल्कि ऐसे हो जाए पैरेलल, तो देन हाउ वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। जब लाइन पैरेलल होंगी फिर तो शॉर्टेस्ट का है उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं बचता। कहीं पे रेलवे ट्रैक के बीच में तो कहीं पे भी डिस्टेंस मेजर कर लो वो जैसी बराबर होगी। तो अगर दो लाइनें हैं और वो पैरेलल हैं तो पहले तो तुम्हें देखने से पता लग जाएगा कि वो पैरेलल भी हैं कि नहीं है। पहली लाइन की इक्वेशन जैसे क्या लिख सकते हो आप, a1 प्लस लैम्डा इंटू b1 लिखते हो मान लो, तो दूसरी लाइन की इक्वेशन कैसे होगी भाई सीधा, a2 प्लस लैम्डा की बजाय कुछ यूज कर सकते हो, b2 लिखना पड़ेगा, b1 ही लिखना पड़ेगा। हो सकता है b1 का स्केलर मल्टीपल हो कि 2b1 की जगह 2b1 हो, 3b1 हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। एक मिनट के लिए जैसे मान लो ट्वाइस और b1 भी है तो 2 को और म्यू को मल्टीप्लाई करो तो एक नया नंबर बन जाएगा। तो इसलिए आप इसको, हम जब ये दो लाइन पैरेलल होंगी तो जो डायरेक्शन रेशो वाला नंबर वेक्टर है वो दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पे b1 क्रॉस b2 का कोई मतलब नहीं रह जाता जब दो वेक्टर हैं ही सेम। तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज एग्जैक्टली सेम ऐसे a2 माइनस a1 क्या था भाई, डॉट था। आपके पास क्रॉस आएगा b, क्योंकि b1 क्रॉस b2 नहीं है, क्रॉस b और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। इसमें पहली लाइन की इक्वेशन a1 प्लस लैम्डा b, दूसरे की इक्वेशन a2 प्लस म्यू b। कई बार ये b अलग अलग दे रखा होगा तो आपकी मर्जी है, उसको आप ठीक कर लें, एक जैसा कर लें। ये क्वेश्चन है इसमें लास्ट एग्जांपल ये हम नहीं लास्ट नहीं क्या कर लास्ट एग्जांपल यस लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज का 11.2 एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल। उसने लिखा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2। उसने ये बताया लाइनें कैसी हैं वो तो तुम बताओगे। लास्ट एग्जांपल में उसने लिखा है i प्लस 2j माइनस 4k शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं प्लस लैम्डा 2 3 6 2 3 और 6। दूसरी लाइन है जी 3i प्लस 3j माइनस 5k और प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j और प्लस 6 ऐसे। तो यहाँ इन दोनों को देखना जो अभी तो उनका सेम ही, और अगर मान लो सेम ही नहीं होता, यहाँ पे 4 6 और 12 होता तो 2 को मैं यहाँ ले आता, ये फिर सेम कर लेता हूँ, b सेम रखना है अगर नहीं है। आई होप कर देंगे फिर तो काम तुम, या मैं करके दिखाऊँ a2 माइनस a1 क्रॉस b और डिवाइड बाई ये जो a2 माइनस a1 क्रॉस b करेंगे दैट इज अ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा और नीचे भी फिर b का मैग्नीट्यूड b देखो
A1 this is I plus 2j minus 4. A2 this is 3I plus 3j minus 5. So what about A2 minus A1? 2I plus j और माइनस k. ठीक है, B तुम जो दोनों में से जो मर्जी उठा लो, 2I 3j plus 6. तो A2 minus A1 क्रॉस B, तो ये एक वेक्टर आएगा. क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटरमिनेंट से निकालते हैं, तो ये वेक्टर आएगा I j k. दिस इज व्हाट 2 1 2 3 6. तो दिस इज 6 प्लस 3 कितना हो जाता है 9. फिर माइनस j, दिस इज 8 और प्लस 6 2 12 और 2 कितना होता है 14. ऐसे हो कैसे. और फिर के ये 6 माइनस 2 4 आ जाएगा. तो ये तो एक वेक्टर आया. अब मुझे तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए. तो A2 माइनस A1 क्रॉस B, तो दिस इज 81 प्लस 4 क्या होता है 196 और प्लस 16 प्लस क्या होता है जो भी आएगा ये आ गया. अब इसमें मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ B भी चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ B से. फॉर्मूला कहाँ गया हो जाएगा. फिर इसमें देखना मुझे क्वेश्चन नंबर क्या नाम है इसका क्वेश्चन का, जो 13 हमने किया अभी 14 किया हमने. तो 15 16 17 को देखना. कहीं वेक्टर है तो कहीं पे कार्टेशियन फॉर्म है. आपको तो A1 A2 B1 B2 निकालने हर जगह. जो लास्ट का क्वेश्चन है उसमें वो जो लैम्डा को कभी लैम्डा को बोल दिया, कभी म्यू बोल दिया, कभी एस बोल दिया, कभी टी बोल दिया उसने, तो वो मिक्स कर रखा है. उसको तुम अलग निकाल लेना. वो वहाँ से A1 B1 वो सारे क्लियर हो जाएंगे. नहीं क्वेश्चन नंबर 17 में जैसे 17 क्वेश्चन का पहला इक्वेशन क्या लिखी उसने, r इज इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस t माइनस 2j और प्लस 3 माइनस 2tk. तो भाई इसको ठीक ठीक करके लिख लो. क्या लिख सकते हो, t कांस्टेंट है यहाँ पे, तो i ये क्या हुआ माइनस 2j और यहाँ पे क्या हुआ 3k प्लस t, ये प्लस t अलग करके बाकी फिर अंदर लिख दो. यहाँ t गया तो माइनस i. देखो जरा ध्यान से, यहाँ t प्लस 1 और यहाँ t तो माइनस 2. नहीं ठीक नहीं बात. तो उसने ऐसे वो मिक्स कर रखा है, तो उसको अलग कर देंगे. उससे दूसरे में s लिखा हुआ है दूसरी इक्वेशन में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और 11वां क्वेश्चन भी कर लोगे आप. एग्जाम्पल 11 एग्जाम्पल भी हो जाएगा, तो झगड़ा खत्म है ना. झगड़ा तो झट से खत्म. वहाँ पे एग्जाम मिसलेनियस का भी उस दिन हमने कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया था, तुम्हें याद हो. वहाँ तक शायद 3 4 5 कुछ, हाँ 6 तक. हाँ अभी प्लेन के बारे में नहीं पढ़ा हमने, नहीं तो प्लेन मिसलेनियस तो फ्री फंड में हो जाएगी सारे के सारे. 7वें क्वेश्चन में प्लेन का जिक्र आ गया, इसलिए वो हम प्लेन को छोड़ रहे हैं अभी. लेकिन आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हो. देखो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अभी भी बोले. क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हो, निशान लगा लो कर लेने. क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस हो जाएगा तुमसे. और पहले बस 7वां नहीं होगा, बीच में से 7वां और 8वां दोनों नहीं होंगे. और ये दोनों एक एक नंबर के हैं. जब हमें प्लेन आ जाएगा तो 1 नंबर लगेगा बस इसका. क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12. हालांकि प्लेन की जरूर लाइन नाम आया हुआ है इनमें, लेकिन कोई भी यूज नहीं है किसी तरह का प्लेन का, या कोई ऐसी चीज़ हमें जो हमें पता होना चाहिए वो जरूरी नहीं है क्वेश्चन में. 10 11 और 12 अगर आप एलिमेंट में देखेंगे तो 4-5 क्वेश्चन वहाँ भी मिल जाएंगे आपको. तो 10 11 में से देखना, वहाँ YZ प्लेन और वो ZX प्लेन XY प्लेन कुछ ऐसे बोल रहे हैं. और बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोगों को अभी से पता होना चाहिए तुम्हें क्वेश्चन को. 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 1 6 3 4 1 क्रॉसेस YZ प्लेन.
ये क्या होते हैं वाई जेड जेड एक्स या फिर एक्स वाई प्लेन, तो जानते होंगे, बताया था मैंने एक दिन। ये है एक्स, इधर क्या हो वाई ले लो, इधर जेड ले लो, तो इसको क्या करोगे आप, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये क्या हुआ वाई प्लेन, और ये हुआ जी जेड एक्स प्लेन। कहीं पे भी जूम कर लेना, लेकिन इन लाइन प्लेनों को जूम करने का मतलब होता है कुछ, जैसे ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट a0 0 टाइप कर लेना पड़ेगा, एक्स 0 वाई और जेड 0, एक्स ये वाई, ऐसे अगर इधर लेंगे तो क्या लेंगे 0 0, इस पे लेंगे तो 0 0 0 0 सी आए। लेकिन अगर आप कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लेंगे तो इसका मतलब इसमें एक्स और वाई तो है, जेड नहीं है, ये कुछ ऐसे ही हुआ। ये अगर ओरिजिन ले लो तुम, तो चलो उस कॉर्नर को ले लो, ओरिजिन है वो कॉर्नर सारे को दिख रहा है ना, तो ये जो लाइन आ रही है वहाँ से यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है, वो ऊपर गई ऊपर वहाँ तक, वो वाई एक्सिस है, और ये तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना ये एक्स वाई प्लेन में है। अगर हम इस बोर्ड के ऊपर कोई पॉइंट प्लॉट करेंगे, इसका मतलब हम जेड एक्सिस में तो आए नहीं अभी, तो एक्स एक्सिस में अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो उसमें एक्स होगा वाई होगा, लेकिन जेड क्या होगा 0 है ना। ऐसे एक्स वाई है तो एक्स और वाई होंगे, जेड 0 होगा, वाई और जेड है तो इसमें एक्स नहीं होगा बस, है ना 0 B C, इसमें जेड और एक्स है तो A 0 और क्या होगा ऐसे। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। कहते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको आता है, अभी से आता है। एक लाइन चली जा रही है, ये तीर छोटा लक्ष्मण में यूँ चला जा रहा है, 2 पॉइंटों से पास हुआ। कौन से पॉइंट है भाई? 5 1 6 3 1 4 है। ये लाइन दो पॉइंटों से पास होती गई तो आगे प्लेन आ गया, है जी, वो प्लेन क्या नाम है वाई जेड, हाँ ये प्लेन है वाई जेड, इस प्लेन में से घुसती हुई इसके आर पार निकल गई, तो तीर लक्ष्मण का यूं निकल गई। तो ये कहता है कि ये वाई जेड प्लेन को इसने जहां से क्रॉस किया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता, ये लाइन जहां से वाई जेड को चीरते हुए निकली है उसके पॉइंट। बहुत बढ़िया चीजें आ रही हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ जी, भूमिका दिखा दे अपनी करामात, जादुई ताकतें। हाँ बिल्कुल कोलिनियर होंगे, तीर सीधा चलेगा, मुड़ के नहीं जाता है। चल भाई दिखा दो, इतना बड़ा लगा रखा है, क्या क्या आ रहा है यहाँ पे? कोरोना। ये देखो, ये कहीं तो खतरों के खिलाड़ी हैं। कहाँ है कोरोना? अब तक के तो मरमरा लेते, कोरोना होता। बोलो बोल भाई साहिल कुमार। हाँ पहला काम तो डायरेक्शन रेशियो निकालनी। हाँ इसको x0 जो फिर माइनस करके डायरेक्शन रेशियो का x0 कैसे हो जाएगा? नहीं, वो पॉइंट का x0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट और yz हो जाएगा। हाँ देखो, सबसे पहली बात तो यही आती है कि जो C पॉइंट है जहाँ पे निकला है उस पे x कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि yz प्लेन है, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0 y, और अगर ये zx प्लेन होता तो फिर y वाला 0 हो जाता है। एक बात यही होती है, अगले में zx है, xy होता तो z 0 हो जाता। अब इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो आप, ये तो हमने परसों डिस्कस किया था, लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या जरूरी होता है? एक लाइन के ऊपर पॉइंट, वो तो हमारे पास 2 है, और दूसरा लाइन के डायरेक्शन। क्या इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो नहीं पता? पता है डायरेक्शन रेशियो क्या हो सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो -2 3 और -1। कोई बच्चा चाहे तो इसमें से उसके भी घटा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई मुझे बताना साहिल, इक्वेशन ऑफ लाइन बता सर। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू विच पासेस थ्रू व्हाट?
ए एंड बी क्या होता है, वो एक्स माइनस 5 लिख लो, अरे 5 में से 5 हो रही है, इक्वल टू वाई माइनस 1 इक्वल टू जेड माइनस 6 और डिवाइड बाय डायरेक्शन रेशियो। क्या है डायरेक्शन रेशियो? हाँ, -2 3 और व्हाट -5, ये डायरेक्शन रेशियो लाइन की इक्वेशन आ गई। मैंने एक दिन बात कही थी तुम्हें कि अगर हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तो उस लाइन के ऊपर हम एक जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वो जनरल पॉइंट कहीं भी हो सकता है। एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन अगर निकालना हो तो इसको किसके बराबर पुट कर देते थे हम, लैम्डा के। ये लैम्डा के बराबर ही होता था, जहाँ से कार्टेशियन इक्वेशन निकली थी लैम्डा के बराबर ही होता था। तो एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, उस जनरल पॉइंट का नाम क्या दे दूं मैं, पी रख दूंगा, एक्स वाई जेड जैसे आप लिखते हो। अरे मतलब पी नाम दे दिया, क्या कोऑर्डिनेट है उसके मामले, तो आप बता सकते हो पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकल जाएगा क्या होगा ये। अरे इसको इक्वेट कर दो ना लैम्डा के, तो एक्स की वैल्यू 5 माइनस 2 लैम्डा, एक्स की वैल्यू -2 लैम्डा और +5 हो जाएगा। फिर दूसरे में 1 + 3 लैम्डा, तीसरे में 6 - 5। ये जो पॉइंट आया लाइन के ऊपर ये लैम्डा की टर्म में आ गया। एक तो मैं एक्स वाई जेड की टर्म में 3 वेरिएबल नजर आते हैं, एक अब लैम्डा की नज़र में आता है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन थी तो उससे हमारे पास किसी भी जनरल पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकल गई। ये जनरल पॉइंट का कोई ठोर ठिकाना नहीं होता, ये वो होता है खाना बदोश, ये पूरी लाइन पे कहीं भी हो सकता है। तो मैं अपनी सुविधा के अनुसार इसको कहीं पे भी टिका सकता हूँ जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो इसकी। तो मैं इसको मान लूँ कि ये जो जनरल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड वाई जेड प्लेन। तो ये पॉइंट पी मैं कहाँ मान लूँ कि मान लो ये यहीं पे, ये तो कहीं भी जूम कर सकता हूँ मैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो क्या लिखूँ, लेट दिस जनरल पॉइंट is the point of intersection of line and कौन सा plane, YZ plane। Let this general point is the point of intersection of line and YZ plane। That is क्या हुआ, मतलब P क्या नाम लो, 0 Y, आप बता सकते हो क्योंकि वाई जेड प्लेन है इसलिए एक्स कंपोनेंट 0 होगा। तो इसका मतलब ये जो P है ये वही पॉइंट है एक्चुअल में। तो P में क्या है, इसमें वाई और जेड का तो नहीं पता, लेकिन एक्स का तो पता है वो 0 है। तो इसका मतलब जो एक्स कंपोनेंट है दैट मस्ट बी 0। ऐसे अगर ये प्लेन जेड एक्स होता तो फिर वाई कंपोनेंट 0 कर देता, अगर ये प्लेन एक्स वाई होता तो फिर जेड कंपोनेंट। तो हम किसी एक को, अब ये क्या 0 इम्प्लाई पाई -2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, अब ये 5/2 वैल्यू कहाँ रखूँ मैं, यहाँ रखूँगा। अरे ये तो 0 हो जाएगा, अब इसमें तो इनके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखो पी पॉइंट जो आएगा उसके कोऑर्डिनेट को पता पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में वाई जेड प्लेन की बजाय कुछ और है, एक्स वाई या कुछ भी, तो हो जाएगा काम। जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखो, 11 नहीं 12 बिल्कुल सेम है। वैसे ही लाइन 2 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन क्रॉसिंग द प्लेन, अब की बार प्लेन की इक्वेशन दे दी। अब की बार ये वाई जेड या जेड एक्स प्लेन नहीं है, बल्कि प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x + y + z = 2। तो ऐसे केस में फिर 0 नहीं कह सकता मैं किसी कंपोनेंट, फिर तो क्या का क्या है उसमें। तो फिर क्या किया जाए, जो ये पॉइंट P आया है ये सारी बात वही जनरल पॉइंट विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कौन सा प्लेन है, जो भी प्लेन है एंड प्लेन 2x + y + z = 7। तो ये पॉइंट P अब की बार तो क्या है, वो x y और z है। तो अब की बार 0 पुट करने वाला काम नहीं है। फिर क्या किया जाए, ये जो पॉइंट P है ना ये किसके ऊपर था अभी, एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये पॉइंट किसके ऊपर था अभी, लाइन के ऊपर। ये जो पॉइंट P है ये हमने कहाँ से निकाला, लाइन के ऊपर निकाला ना।
लेकिन ये जब पॉइंट P लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शनल पॉइंट है तो इसका मतलब ये पॉइंट P इस प्लेन के ऊपर भी है, ये पॉइंट P इस प्लेन के ऊपर भी है। तो प्लेन के ऊपर है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, प्लेन के ऊपर है तो ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम बस यही लिखेंगे दैट दिस जनरल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, तो देयरफॉर दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन आल्सो। लाइन से तो हमने निकाला था ये पॉइंट और ये पुट कहाँ कर दिया, प्लेन में, क्योंकि प्लेन के ऊपर भी तो है। तो यहाँ पे ये जीरो नहीं रखा जाएगा, तो लेकिन हम इसको लिखेंगे देयरफॉर जो तुम्हारा पॉइंट है P दैट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भाई कौन सी इक्वेशन है वो, 2x + y + z = 7। तो देयरफॉर 2x और x की वैल्यू देख लो, 5 - 2 लैम्डा प्लस y 1 + 3 लैम्डा और प्लस z 6 - 5 लैम्डा = what। तो यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा, हमने तो लैम्डा ही निकालने से मतलब था। तब वो क्या किया था, इसका कंपोनेंट 0 रखा तो लैम्डा निकल गया। वो वाई जेड कुछ और प्लेन होता तो उससे, और यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से 10 - 4 लैम्डा 1 + 3 लैम्डा + 6 - 5, हाँ जी क्या बना, 5 और 4 9 और 3 कितने होते हैं, -6 हो गए। 10 और 6 16 और 1 17 = 7। तो -6 लैम्डा = कितना, -10। तो लैम्डा की वैल्यू ये 5/3 उठा के इसमें रख दो। इसमें इम्पोर्टेंट तुमने क्या सीखा कि अगर हमें कोई लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन सपोज करो x - 1/2, y - 3/4, z - 4/5 है, कुछ भी है। तो एक बात ये पहले हो चुकी है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट कौन सा होगा, क्या पॉइंट होगा इस लाइन के ऊपर, 1 3 और 4, 1 3 और 4। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 2 4 और 5, 2 4 और 5 होंगे। लेकिन एक और इससे सबसे अलग, अगर इस लाइन के ऊपर तुम कोई जनरल पॉइंट निकालना चाहते हो तो उसके कोऑर्डिनेट के लिए इसको किसके बराबर रख दोगे, लैम्डा। तो जो जनरल पॉइंट निकलेगा वो 2 लैम्डा + 1, सभी के इक्वल है ना लैम्डा, तो फिर y में क्या, 4 लैम्डा + 3 एंड 5 लैम्डा। तो ये बात एक अलग से जो हमें नहीं देती, फिर इसकी हमें जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ काम चल जाएगा। अब जो मैं बताना चाहता था प्लेन की इक्वेशन, उसके लिए भी कुछ ज़्यादा नहीं रहा चीज़ें। अब तो मेरा एक लेक्चर लगेगा, उसके बाद सब आई होप समझ में आ गया होगा सामान क्या था क्या नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ अब तुम इसको, दिवाली तो मना ली तुम लोगों ने।